क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनबीएस, जीआईसी एवं एलटी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मौद्रिक नीति से संबंधित है। मौद्रिक नीति का कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? ए गतिशील संसाधन, बी विनिमय दर स्थिरता, सी मूल्य स्थिरता, डी मुद्रा की तटस्थता। तो मौद्रिक नीति के उद्देश्य के अंतर्गत विनिमय दर स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मुद्रा की तटस्थता को लिया जाता है, जबकि गतिशील संसाधन राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। तो इस प्रकार से इसमें जो गलत है वह ए गलत है, क्योंकि गतिशील संसाधन राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। ए मुद्रा का नियंत्रित विस्तार, बी मूल्य स्थिरता, सी या 3 भुगतान संतुलन में सुधार, और 4 असंतुलित विकास। कूट में कौन सा कथन सत्य है? ए सही है, बी सही है, सी या डी कौन सा सही है? तो मौद्रिक नीति के उद्देश्यों के अंतर्गत मुद्रा का नियंत्रित विस्तार उद्देश्य है मौद्रिक नीति का, मूल्य स्थिरता और भुगतान संतुलन में सुधार ये मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। असंतुलित विकास मौद्रिक नीति के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जिस ऑप्शन में 4 शामिल होगा वह ऑप्शन गलत होगा। इसमें सही पूछा गया है तो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 बी नंबर में है, तो 2 का सही है बी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री का विचार था कि बैंक दर में परिवर्तन ब्याज की अल्पकालीन दरों तथा कार्यशील पूंजी के माध्यम से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? ए हटरे, बी डिकॉक, सी कीन्स और डी शुम्पीटर। तो यह हटरे का मानना था। 3 ए सही है। 4 विदेशी व्यापार गुणक का समीकरण है। तो विदेशी व्यापार गुणक का सिंपल समीकरण है 1/MPM प्लस MPS। यह विदेशी व्यापार गुणक का समीकरण है। यह डी ऑप्शन में है, डी सही हो जाएगा 4 का। 5 यदि MPC का मान 0.8 तो गुणक का मूल्य होगा। MPC जब 0.8 दिया है तो गुणक का मूल्य 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.8 तो बचेगा 1/0.2, तो 10 बचेगा। 5 आंसर आ जाएगा। 5 सही है। 5 का बी, 5 में सी ऑप्शन सही है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन, त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है? ए मार्शल, जेबी क्लार्क। जेबी क्लार्क त्वरक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है? तो J.R. हिक्स, J.M. कीन्स। कीन्स का त्वरक से कोई संबंध नहीं है। J.R. हिक्स त्वरक की अवधारणा में अपना योगदान देते हैं। तो 6 का सही आंसर सी है। त्वरक सिद्धांत के अगर प्रतिपादक की बात की जाए तो 1917 में J.M. क्लार्क ने त्वरक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हिक्स, सैमुअल्सन और गुडविल ने व्यापार चक्रों के संबंध में त्वरक का प्रयोग किया था। त्वरक सिद्धांत उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके द्वारा उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि या कमी से पूंजीगत वस्तुओं के निवेश में वृद्धि या कमी होती है। तो त्वरक बराबर होता है डेल्टा आई अपान डेल्टा सी, जिसमें डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त करता है और डेल्टा सी उपभोग व्यय में परिवर्तन की मात्रा को व्यक्त करता है। तो त्वरक का जो सूत्र है वह डेल्टा
I/डेल्टा C के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और योगदान त्वरक अवधारणा में अर्थशास्त्री का योगदान जो है हिग्स का था। 6 का सही आंसर C है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन त्वरक सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? तो सैमुअल्सन जुड़े हैं, आप्तालियन जुड़े हैं, क्लार्क जुड़े हैं। कीन्स जो है त्वरक सिद्धांत से जुड़े हुए नहीं हैं। 7 B सही है। 8 नंबर क्वेश्चन, शुम्पीटर के अनुसार व्यापार की अवस्थाएं होती हैं। तो शुम्पीटर के अनुसार A 6, B 3, C 4 और D 5। तो शुम्पीटर के अनुसार व्यापार चक्र की अवस्थाएं जो है व्यापार की वह 4 होती हैं। कौन कौन सी? समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान। ये व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं हैं। तो 4 किस ऑप्शन में है? 4 है C ऑप्शन में, C सही है। 8 का C सही है। 9, शुम्पीटर नवप्रवर्तक की भूमिका सीखते हैं किससे? मजदूरों को, लेनदारों को, पूंजीपतियों को, उद्यमियों को। 9 D सही है। 10, LM वक्र का ढाल होता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, कोई नहीं। तो LM वक्र का ढाल धनात्मक होता है और IS वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। तो LM वक्र का ढाल धनात्मक होता है, A ऑप्शन में दिया गया है। 10 A सही है। 11, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अवसादिक माना जा सकता है? मार्क्स, J.M. केन्स, सोलो, मार्शल। J.M. केन्स को जो है अवसादिक अर्थशास्त्री माना जाता है। 11 B सही है। 12, पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया में सृजनात्मक विध्वंस कहा है। विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस जो है किस अर्थशास्त्री ने कहा है? ऑप्शन में 4 अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, J. शुम्पीटर, हैंसन, रिकार्डो, कीन्स। तो J. शुम्पीटर जो है पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विध्वंस की श्रेणी में रखते हैं। 12 सही आंसर है A। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष में अपनाया गया? 1957-58, 1967-68, 1977-78, 1987-88। तो भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट जो है 1987-88 में अपनाया गया था। शून्य आधार बजट के प्रतिपादक पीटर ए पायर थे। पीटर ए पायर, जिन्होंने अमेरिका में 1969-70 में शून्य आधार बजट का प्रतिपादन किया था। अगला, लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ की गई? ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वप्रथम लैंगिक बजट प्रणाली अपनाई गई थी। 14 A सही है। 15 फरवरी 2024 में संसद में प्रस्तुत बजट के लिए बजट वर्ष होगा 2022-23, 24 और 23 दोनों, 24 और 25 दोनों। तो 2024 में जो बजट प्रस्तुत होगा वह संसद में जो बजट प्रस्तुत होगा वह 2024 का बजट जो है वह पिछले वर्ष, आगामी वर्ष और वर्तमान वर्ष, बजट 3 वर्ष का बजट होता है। तो इसमें वर्तमान वर्ष 24 हो जाएगा और आगामी वर्ष 25 हो जाएगा और 23। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बजट 3 वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है, पिछला, वर्तमान और आगामी वर्ष। तो इसमें वर्तमान और आगामी वर्ष D ऑप्शन में दिया गया है। अगला, संरचनात्मक उपकर किस पर एक प्रशुल्क है? तो संरचनात्मक उपकर जो है वह मोटर गाड़ियों पर एक प्रशुल्क है। 16,
सी सही है। 17 कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है? चुंगी, उत्पाद कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क। चुंगी राज्य सरकार, उत्पाद कर राज्य सरकार, बिक्री कर राज्य सरकार। तो सीमा शुल्क बचा। सीमा शुल्क एक ऐसा कर है जिसको सिर्फ भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। और सीमा शुल्क किस प्रकार का कर है? सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत उत्पाद कर, बिक्री कर, सीमा कर, जीएसटी को रखा गया है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, कर की दर सभी आय वर्गों के लिए समान हो तो वह कर होगा। तो कर की दर सभी आय वर्गों के लिए जब समान हो तो ऐसे कर को आनुपातिक कर कहते हैं। यह है आनुपातिक कर का आरेख। 18 बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र किस कर प्रणाली को प्रदर्शित करता है? तो आरेख जो है वह आनुपातिक कर प्रणाली को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए प्रगतिशील, बी प्रतिगामी, सी अधोगामी, डी कोई नहीं। तो इसमें कोई नहीं होगा क्योंकि यह चित्र जो है आनुपातिक कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है? बैंकिंग व्यवस्था, राजकोषीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व्यवस्था, मौद्रिक व्यवस्था। तो ऋण नीति जो है वह राजकोषीय व्यवस्था का अंग है। 20 बी सही है। इसके अलावा ऋण नीति के अलावा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, बजट, करारोपण एवं ऋण नीति राजकोषीय व्यवस्था का अंग है। तो 20 का सही आंसर बी है। 21, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम लागू किया गया। तो FRBM एक्ट 2004 में लागू किया गया और यह बना या पारित किया गया 2003 में। तो लागू किस वर्ष किया गया? 2004 में। और FRBM एक्ट या कह सकते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियम जो है वह पारित हुआ 2003 में। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में सेवा कर किस वित्तीय वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2001-2, 1994-95, 1998-99, 2014-15। तो भारत में सेवा कर तो 1994-95 में लागू किया गया था। बी ऑप्शन सही है 22 का। 23, वर्तमान में सेवा कर को जीएसटी में शामिल किया गया है। असत्य है, थोड़ा भाग, सत्य है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो वर्तमान में जीएसटी में सेवा कर को शामिल किया गया है, यह कथन सत्य है। 23 सी सही है। 24, आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संस्थापक हैं? फ्रीडमैन, फिशर, कीन्स, पिगू। तो आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संस्थापक फ्रीडमैन को माना जाता है। 24 ए सही है। 25, मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप क्या है? M4, M3, M2, M1। तो मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक तरल माप जो है M1 है। 25 डी सही है।